बहुत अच्छा किया जो तू घर आ गई। अब हम सब तेरे साथ अच्छा खासा समय बिता पाएंगे। हाँ माँ, पर आप मुझे अपने हाथ के बने सारे बेहतरीन पदार्थ बनाकर खिलाना। ठीक है मेरी लाडो रानी, जरूर खिलाऊंगी। बड़ा प्यार बरस रहा है अपनी मोटी बेटी पर। अमीर ससुराल में जाने के बाद ये तो पागलों के जैसे खाने पीने लगी है। और अब इसके आने से मेरा काम और बढ़ जाएगा। ये बुढ़िया तो कुछ करने से रही, सारा काम मेरे ही माथे मारेगी। वही दूसरी तरफ उसके ससुराल में। और संकल्प बेटा, आ गया तू झरना को छोड़कर? हाँ माँ, झरना को मायके गए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है और ऑलरेडी मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। उसके साथ रहते हुए मुझे उसकी आदत सी हो चुकी है। समझ सकते हैं बेटा, झरना बहू शादी के बाद जब अपने मायके गई है तो वो केवल उनसे मिलने ही गई है, लेकिन आज पहली बार इतने लंबे समय के लिए रुकने वाली है वहां पर, और इसीलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। पर अब उसे भी अपने परिवार का साथ चाहिए होगा ना। तुम तो यहाँ हमारे साथ ही रहते हो, लेकिन वो तो यहाँ पर अपने परिवार से अलग रहती है ना। हाँ माँ, वो तो है। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी छुपी है, इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसे वहां पर जितना दिन रहना है वो रह सकती है। मायके में रहते हुए अब झरना बिना कुछ सोचे समझे हर वक्त ढेर सारा खाना ही खाती रहती है, जिससे उसके मायके वाले हैरान रह जाते हैं। अरे वाह भाभी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने स्वादिष्ट कटलेट भी बनाती हो। मैं तो इसे और खाऊंगी। दो ना आप, इसे देख क्या रही हो? हाँ अभी देती हूँ झरना। अरे बेटा जरा आराम से खा। और नहीं तो क्या, ऐसी कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है तुम्हारी? हाँ बाबा। वाह भाभी, ये बसंती पुलाव तो बहुत ही यम्मी बना है, लेकिन आपको ये बनाना कैसे आता है? वो मेरे मायके में बंगाली पड़ोसन रहा करती थी और उसी आंटी ने मुझे ये बंगाली पुलाव बनाना सिखाया। अमेजिंग भाभी। वैसे जब आपकी शादी हो गई थी, तुरंत उसके 2 से 3 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई। इसीलिए मुझे आपके साथ इस घर में वक्त बिताने का समय ही नहीं मिल पाया। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं आपके हाथ के बने सारे बेस्ट डिशेस जरूर खाऊंगी। ठीक है झरना, जरूर। आरोही का काम अब पहले से और बढ़ जाता है। फिर जब वो अपनी सहेली संजना से बात करती है तभी, अरे क्या आरोही, आजकल तो तुझे जब देखो तब तू किसी न किसी काम में ही लगी रहती है। अरे हालत ही वैसी हो गई है बहन। मेरी मोटी ननद के आने से मैं पतली होने लगी हूँ। घर में एक सदस्य बढ़ गया है, लेकिन खाना मुझे 3 गुना ज्यादा बनाना पड़ रहा है। क्या? और नहीं तो क्या। अरे वो अब पहले जैसी नहीं रही। उस अकेली को ही 3 लोगों जितना खाना लगता है। उसने तो मेरी नाक में दम करके रखा है यार। और उसके आने से मेरी लाइफ की बैंड बज गई है। तो एक काम करना, कोई ना कोई बहाना करके तू भी अपने मायके चली जा। फालतू में इतनी मजदूरी करने की क्या जरूरत है? अरे ये सब कहने में जितना आसान लग रहा है, करने में उतना ही मुश्किल है। मेरे मायके वाले भी कुछ कम नहीं है। वो लोग तो मुझे वहां पर 2 दिनों से ज्यादा रहने भी नहीं देंगे। कहेंगे कि बहुधर्म निभाना बहुत जरूरी होता है और मायके में इतने दिन रहना शोभा नहीं देता। हे भगवान, अब क्या ही बोले इस पर। छोड़ना, अब बस भगवान से यही दुआ कर कि मेरी भैंस जैसी ननद जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। भाभी, आरोही झट से घबरा कर पीछे की तरफ मुड़ती है और झरना को सामने देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। हे भगवान, कहीं इस मोटी ने मेरी बात तो नहीं सुन ली ना। अब मैं क्या करूं? बोलो ना झरना, क्या हुआ है? मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी भाभी, और अब मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। झरना, मुझे माफ कर दो झरना। जैसे तुम्हें लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। वो मैं तो, क्या भाभी आप भी, आपने अकेले अकेले ही भैया के साथ मूवीज की टिकट्स बुक कर ली, लेकिन अब मैं भी आ गई हूं ना, तो मुझे भी आप अपने साथ लेकर चलिए ना। मुझे भी आप दोनों के साथ घूमना फिरना है। अच्छा, तो तुम इस बारे में बात कर रही थी? हाँ भाभी। क्यों, आपको किस बारे में लगा? अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। और वो मूवीज की टिकट्स मैंने नहीं,
अंकुश ने ही अपने फोन से बुक की है, और वो भी तुम्हारे आने से पहले ही बुक कर दी उसने। माफ करना हो, हमें नहीं पता था कि तुम आने वाली हो, पर अब जब तुम आ गई हो तो डोंट वरी, तुम भी हमारे साथ चलोगी। खुश ना? आप भाभी? बहुत खुश। अब झरना अंकुश और आरोही के साथ थिएटर चली जाती हैं, जहां वो पूरा पॉपकॉर्न का बकेट एक झटके में ही खत्म कर देती हैं। अरे ये क्या, अभी 5 मिनट पहले तो इसमें ढेर सारे पॉपकॉर्न थे। पूरे 500 रुपए का मंगवाया था, और इस भुक्कड़ ने तो इसे भी खा लिया। इतनी मुश्किल से तो कभी कभार हम दोनों मियाँ बीवी घूमने जाते हैं, और आज उसमें भी एक गेंडे कबाब में हड्डी बनकर आई है। ननन नहीं, आफत है या आफत। सॉरी भाभी, वो मैंने सारे पॉपकॉर्न खा लिए। वो क्या है ना, कैरेमल फ्लेवर मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैं झट से सफाचट कर गई इसे। कोई बात नहीं झरना। हाँ झरना, मैं अभी दूसरा बकेट लेकर आता हूँ, तब तक तुम दोनों मूवी देखो। ठीक है भैया, जल्दी आना। झरना के आने के कारण अब दिन ब दिन घर खर्च बढ़ता ही जाता है। फिर एक रोज जब घर पर आरोही की सहेलियां आती हैं, तभी, यार आरोही, बहुत भूख लग रही है यार, कुछ खिला देना। इतनी भुक्कड़ है रे तू। अरे लेकिन उसमें क्या होता है, ये तुम्हारा ही घर है गाइस। और तू रुक बहन, मैं अभी फटाफट पराठे बनाकर लाती हूँ। मसाला तो तैयार रखा है, बस गर्मा गर्म पराठे बनाने पड़ेंगे। तब तक तुम दोनों चाय पियोगी ना? हाँ बिल्कुल, मैं तो चाय जरूर पीऊंगी। नहीं नहीं, मुझे चाय वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, बस तू मस्त पराठे बना दे, फिर मैं वो पराठे अचार के साथ खाऊंगी। अरे क्या तू भी, चाय पीने में क्या हर्ज है? अरे तू ही पीती बैठ, मुझे नहीं पीनी चाय। फिर जब आरोही रसोई में आटा लेने जाती है, तभी सारा आटा खत्म हो चुका होता है। देखिए ना माँ जी, 1 महीने का राशन 1 हफ्ते में ही खत्म भी हो गया। ना तो तेल बचा है ना ही आटा, और अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं जो हम ये सारा सामान फिर से लेने जाए। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। माफ करना माँ जी, लेकिन ये सब झरना के कारण ही हुआ है। उसके आने से ही हमारा राशन इस तरह फट से खत्म हो गया। जहाँ हमारे घर में एक टाइम की 6 से 7 रोटियां बनती थी, वहीं पर अब हमें 16 से 17 रोटियां बनानी पड़ रही हैं। दूध वाले का भी बिल कितना बढ़ गया है। ये झरना तो तीनों टाइम दूध पीती रहती है। घर के सारे स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स सब कुछ आते ही खत्म कर देती है वो। माना कि वो अमीर ससुराल जाकर ज्यादा खाने पीने लगी है, लेकिन अपने गरीब मायके में उसे थोड़ा सोच समझ कर खाना चाहिए ना। अब आप ही देखिए, बाहर मेरी सहेलियां आकर बैठी हैं, और मैं उन्हें एक पराठा तक नहीं बनाकर दे सकती, क्योंकि घर पर कुछ भी नहीं बचा है। अरे लेकिन तू झरना के बारे में इस तरह से क्यों बोल रही है? वो इस घर की बेटी है, और खबरदार, जो फिर से तूने उसके बारे में इस तरह की बातें की तो बेवकूफ कही की। मैं अभी जाकर हमारे गली के किराने वाले से कह देती हूँ कि वो आकर घर में थोड़ा राशन देकर जाए। उधारी पर दे देगा वो, और अभी के लिए तो बाहर से कुछ मंगवा कर खिला दे अपनी सहेलियों को। बस अब वही करना रह गया है माँ जी। अरे उधार का राशन लेकर हमारा ही नाम खराब हो जाएगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इस घर में आखिर क्या चल रहा है। फिर आरोही बाहर से ही समोसे कचौरियां मंगवाकर अपनी सहेलियों को खिलाती है। वही सुमित्रा उधारी पर राशन मंगवाती है। ऐसे ही एक रोज, अरे झरना, जब भी मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ तब तुम कुछ ना कुछ तो खाती ही रहती हो। और अब ये पिज्जा, ये तो तुमने 2 दिन पहले ही खाया था ना, और कितना खाओगी तुम बाहर का? इट्स ओके बाबा, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। और ये वाला पिज्जा तो मेरे घर के पास ही मिलता है, इसीलिए मैं यहाँ रहते हुए इसे खाने के मजे उठा रही हूँ। फिर वहां आने के बाद मुझे ये थोड़ी ना खाने को मिलेगा। झरना का इतना एक्स्ट्रा खाना पीना देखकर संकल्प को उसके मायके वालों की चिंता होने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो लोग पड़ोस के फंक्शन में जाते हैं, और वहां पर फंक्शन छोड़कर झरना बस फूड काउंटर पर बैठकर सारा खाना खाने के पीछे ही लगी रहती है। और ये देखकर मोहल्ले की औरतें हैरान रह जाती हैं
ए राम, सुमित्रा बहन, हमें लगा था कि अमीर घराने में ब्याह होने के बाद तुम्हारी बेटी के ठाट बाट बदल जाएंगे और वो एकदम मॉडर्न और हाईफाई स्वभाव वाली हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। हाँ बहन, ये तो यहाँ पर ऐसे खाना खा रही है जैसे इसे बड़े दिनों से खाना ही नहीं मिला है। अरे अमीर घरानों में जाकर लोग सुधर जाते हैं, लेकिन यहाँ तो झरना की हरकतें और भी करने लगी है। क्यों माँ जी, क्या हुआ अब? हुई ना शर्मिंदगी? फिर घर जाने के बाद झरना को एसिडिटी हो जाती है और तभी, अरे माँ, मुझे आपका वो मैजिकल काढ़ा बना कर दो ना, जिसे पीने से एसिडिटी का नामो निशान मिट जाता है। क्या तो भी बेटा, अरे तुझे इतना खाने के लिए किसने कहा था फिर? अगर तू इतना खाएगी तो लोगों की बुरी नजर लगेगी। थोड़ा नियमित रूप से खाया करना। अच्छा ठीक है माँ, अब आप लेक्चर मत दीजिए और प्लीज मुझे जल्दी से काढ़ा बना कर दीजिए। दिन ब दिन बढ़ते खर्चों के कारण वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही एक रोज जब संकल्प झरना से मिलने उसके मायके आता है, तभी वो बाहर से ही अंकुश और सुमित्रा की बातें सुन लेता है। मुझे बहुत चिंता हो रही है माँ। मैंने हिसाब किताब कर लिया है, लेकिन अब सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और अब तक तो हम 2 बार किराने की दुकान से सारा सामान उधारी पर लेकर आए हैं, लेकिन वो लोग भी बार बार हमें कितनी बार उधारी देंगे? मेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है जितनी झरना की खाने की फरमाइशें रहती हैं। ऐसा भाई हूं मैं, अपनी बहन के लिए मैं इतना भी नहीं कर पा रहा। ऐसा मत सोच बेटा, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हमारे पास में ही एक भोजनालय है, तो मैं वहां जाकर रोटियां बनाने का काम कर लूं क्या? या फिर मेरे 2-3 जेवरात पड़े हैं, तो उन्हें गिरवी रखकर राशन लेकर आए। अरे नहीं माँ, ये आप क्या बोल रही हो? ये सब बिल्कुल मत करो। मैं हूं ना, कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा मैं। झरना के कारण उसके मायके वालों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं। नहीं नहीं, मुझे ये सब ठीक करना ही होगा। फिर संकल्प फौरन झरना को कॉल करके बाहर मिलने बुलाता है और अंकुश और सुमित्रा की बातचीत के बारे में वो झरना को सब बता देता है। और ये सब जानने के बाद झरना को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। हे भगवान, खाने के पागलपन में मैं ये बात तो भूल ही गई कि मेरा मायका मेरे ससुराल जैसा बिल्कुल नहीं है। मेरा भैया तनख्वाह पर है और यहाँ घर में उतना हाईफाई खाना नहीं बन सकता। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मेरे कारण मेरे घर वालों को कितनी दिक्कत हुई है। देखो झरना, इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। अरे वो लोग तो तुम्हारी फरमाइशों को अब भी पूरा करने के पीछे हैं। अब जाओ, तुम्हें ही उनसे जाकर माफी मांगनी होगी। बिल्कुल संकल्प। फिर झरना अपने मायके वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए। जाने अनजाने में मुझे इस बात की खबर ही नहीं रही कि मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ के हालात कैसे हैं। लेकिन फिर भी इतनी कठिनाई के बावजूद आप लोगों ने मुझे इतने दिनों तक जो मन किया वो सब खाने को दिया। जहाँ मैंने चाहा वहां लेकर चले गए और इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद, मुझे इतना निस्वार्थ प्यार करने के लिए। लेकिन अब से मैं नियमित रूप से ही खाना खाऊंगी और खाने के क्रेविंग में इतनी पागल नहीं हो जाऊंगी, क्योंकि स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। अरे नहीं बेटा, तुझे इन सब के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी तुझे इस बात का एहसास हो गया कि अधिक खाने का सेवन तेरी सेहत के लिए बुरा हो सकता है और ये बहुत अच्छी बात है। मायके वाले उसे माफ कर देते हैं और झरना अपना एक्स्ट्रा खाना पीना कम कर देती है और वो अपने परिवार वालों के साथ खुशी से रहती है। सुजाता रोहित को ढूंढने के लिए घर के बाहर निकल ही रही होती है कि उतने में मेनका वहां पर रोहित को लेकर आती है। हे भगवान, रोहित आपके साथ था माँ जी, लेकिन आप तो मंदिर गई थी ना, और रोहित को तो मैंने कमरे में सुलाया था। तो फिर क्या? अरे निकम्मी, अब मेरे पति को अपने साथ लेकर जाने के लिए मुझे तेरी अनुमति लेनी होगी क्या?
अरे नहीं माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? रोहित पर जितना हक मेरा है, उतना ही हक आपका भी है। और आप तो इसकी दादी माँ हो। चल चल, सब समझती हूँ मैं। जरा अपनी हद में रहा कर, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जी माँ जी, माफ कीजिए। मैं पहले मंदिर से आई और सबसे पहले अपने लाडले पोते से मिलने गई। तभी देखा कि ये उठ चुका है और इधर उधर देख रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसे आंगन में ही घुमा कर लाती हूँ। अब चल, जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और प्याज के पकौड़े बना। बाहर देख, मौसम एकदम मस्त बन गया है। लगता है आज तो जोरदार बारिश आने वाली है। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। वक्त यूं ही गुजरता जाता है और रोहित अब बड़ा हो जाता है और गगन उसे एक बड़ी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने भेजता है। अरे माँ, जल्दी से नाश्ता दे दो ना, मुझे और कोयल को स्कूल जाने में देर हो रही है। अरे हाँ बाबा, ला रही हूँ मैं। अब सुजाता नाश्ता लेकर आती है, लेकिन मेनका उसके हाथ से थाली छीनकर वो थाली रोहित को दे देती है। ये आप क्या कर रही हो दादी? वो पराठा माँ मेरे लिए लेकर आई है। अरे तेरे लिए लाया तो क्या हुआ, उससे पहले रोहित नाश्ता करेगा। अरे अभी थोड़ी ही देर में इसकी स्कूल बस आने वाली है और ये तुम दोनों की तरह किसी सरकारी स्कूल में नहीं जाता, एक बड़े स्कूल में पढ़ने जाता है वो। ले रोहित बेटा, खा। और बहू, मेरे पोते के पराठों पर इतना कम मक्खन? नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। जा, जाकर और मक्खन लेकर आ। खा पी कर एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए मेरा पोता। क्यों रोहित, सही कहा ना मैंने? हाँ दादी, लेकिन दादी, स्कूल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, पढ़ाई तो एक ही होती है ना। अरे मैं सब जानती हूँ, तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे और अपनी एक कैची जैसी जबान चलाना बंद कर दे, वरना सुबह सुबह मैं तो तुझे कूट ही दूंगी। दादी की ये बातें सुनकर परिधि अब चुप हो जाती है। फिर ऐसे ही एक रोज, चल कोयल, हम दोनों बैडमिंटन खेलते हैं गार्डन में। हाँ यार, होमवर्क करके तो मैं बोर हो गई हूँ, चल। फिर परिधि और कोयल दोनों गार्डन में जाकर बैडमिंटन खेलने लगती है। लेकिन तभी वहां पर रोहित आकर उन्हें रोक लेता है। ये क्या तरीका है रोहित? भूल मत, हम तेरी बड़ी बहनें हैं। हाँ तो उसमें क्या हुआ? मैंने कहा मुझे यहाँ खेलना है तो खेलना है, इसलिए आप दोनों को यहाँ से जाना होगा, वरना मैं पापा को बुलाऊंगा। देख रोहित, यू बेवजह झगड़ा तो क्यों कर रहा है? अब यही बात तू हमसे ठीक से भी तो कर सकता है ना। हाँ तो मैं आप दोनों के साथ ठीक से ही तो बात कर रहा हूँ ना। चली जाओ आप दोनों यहाँ से, मुझे यहाँ पर अकेले खेलना है। अच्छा बाबा ठीक है, खेल ले तू अकेले ही। चल कोयल। नहीं परी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अरे इसका तो ये रोज का हो गया है, बस बात बात पर झगड़ता रहता है। बदतमीज कहीं का। लगता है आप दोनों नहीं मानोगी, इसलिए अब मुझे पापा को बुलाना ही होगा। फिर रोहित गगन को बुलाता है और वो उसे सब बड़ा चढ़ाकर बोलता है। क्या? हाँ पापा, इन दोनों ने ही कहा कि तू यहाँ नहीं खेल सकता और ये गार्डन सिर्फ इन दोनों का ही है, मेरा नहीं है। और तो और मुझे बदतमीज भी कहा। नहीं पापा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और रोहित, कितना झूठ बोलता है तू, कुछ तो शर्म कर। अरे चुप हो जाओ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से इस तरह बात करने की? पर पापा, इसमें गलती इसी की है, ये आपसे झूठ बोल रहा है। हाँ पापा, अगर ये हमसे अच्छे से बात करेगा तो हम भी इसके साथ अच्छे से ही बात करेंगे ना। और हम क्या इसकी दुश्मन है क्या? सगी बहनें ही तो है ना। लेकिन ये तो हमारे साथ दुश्मनों की तरह बर्ताव करता है। तुम दोनों का नाटक मैं अच्छे से समझता हूँ, और एक शब्द भी मत कहना। और खबरदार, जो मेरे रोहित के साथ झगड़ा किया तो तुम दोनों इसके साथ ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकती, और अगर की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और ये मेरी तुम दोनों मनहूसों को पहली और आखिरी चेतावनी है।
पर पापा। चलो जाओ अपने कमरे में। खेलना कूदना तो लड़कों का काम होता है और लड़कियां तो बस घर में ही अच्छी लगती है। जा रोहित बेटा, जितना खेलना है खेल ले। और अगर इन दोनों ने तुझे वापस परेशान किया तो मुझे आकर बताना, फिर मैं इन दोनों की अच्छे से खबर लूंगा। ठीक है पापा। इतना कहकर गगन वहां से चला जाता है और अब रोहित कोयल और परिधि को देखकर हंसने लगता है। फिर वो दोनों ये सारी बातें अपनी माँ को बताती हैं। और तभी, देखो बच्चों, अब तुम दोनों को भी थोड़ा समझ कर लेना चाहिए ना। अरे रोहित तो तुम दोनों से कितना छोटा है। अगर उसे खेलना था तो खेलने देती ना। लेकिन पता नहीं तुम दोनों को क्या हो जाता है। हर बार उसके साथ बस बहस करती रहती हो। लेकिन माँ, शुरुआत तो रोहित ही करता है ना। अगर वो हमारे साथ बदतमीजी से पेश आएगा तो हम भी उसके साथ उसी तरह से पेश आएंगे ना। भला हम उसका सुनकर क्यों ले। हाँ माँ, उल्टा हम तो कई बार नजरअंदाज भी करते हैं। लेकिन वो बहुत चालाक है माँ। वो तो बस पापा के पास जाकर हमारी शिकायत करता रहता है। अगर इतना ही समय वो अपनी पढ़ाई में लगाएगा तो उसके लिए ये बहुत बेहतर होगा। लेकिन नहीं, इस घर में तो सबको हम दोनों की ही गलतियां दिखाई देती है। अरे अब बस भी करो। कितनी कड़वी बातें बोलती हो तुम दोनों। वो तुम दोनों का सगा भाई है। वो ना समझ है। लेकिन तुम दोनों तो समझदार हो ना। कब से एक ही बात को लेकर बैठी हो और इतनी छोटी सी बात का पहाड़ बना रही हूं। अब जाओ, कमरे में जाकर चुपचाप आराम करो। देखो, कितनी रात हो गई है। कोयल और परिधि को फिर से बहुत बुरा लगता है और वो दोनों अब मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती हैं। देखा ना परी, कैसे माँ ने भी हमें ही सुना दिया। अरे सब लोग तो यही कहते हैं कि ये छोटा है, लेकिन किसी को ये दिखाई ही नहीं दे रहा कि छोटा होने के बावजूद भी ये कितना चालाक है। इसे हमारे और घर वालों के बीच में ये आग लगा रहा है। वही तो कोयल। अरे सबको तो बस हमारी ही गलतियां दिखाई देती हैं और उसकी शैतानियों के बारे में तो कोई कुछ भी नहीं बोलता। फिर रिजल्ट आने पर कोयल और परिधि अपनी एग्जाम में सबसे अधिक नंबर लाती हैं। वही दूसरी तरफ रोहित फेल होते होते बच जाता है। अरे तुझे तो कितने कम नंबर आए हैं बेटा। अगर एक और नंबर कम आ जाता तो आज तो तू फेल ही हो जाता। अरे तुझे तो मैंने कितने अच्छे से पढ़ाया था, तो फिर तूने एग्जाम में जाकर कुछ लिखा नहीं क्या। वो माँ, अरे कोई बात नहीं, कम मार्क्स मिले तो क्या हुआ। हमारे बेटे ने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। और बेटा, तुझे नई साइकिल चाहिए थी ना, तो मैं तुझे वह साइकिल दिला दूंगा। सच में पापा, थैंक यू सो मच। पापा, मैंने और कोयल ने भी इस बार एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, तो क्या हमें भी अपनी मनपसंद चीज मिलेगी। अरे दिन में सपने देखना बंद करो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और तुम दोनों क्या कर लोगे इतने नंबर लाकर। तुम्हें तो कोई कुछ भी नहीं देने वाला। क्या। फिर गगन रोहित के लिए नई साइकिल लेकर आता है, जिसके बाद उसका पढ़ाई पर ध्यान और कम हो जाता है। फिर एक दिन वो पड़ोस में बहुत झगड़ा करता है, जिसके कारण उसके घर पर कंप्लेन आ जाती है। देखो गगन, अपने बेटे को जरा समझा कर रखो। अरे ये मोहल्ले के बच्चों के साथ बेवजह झगड़े करता रहता है और इतनी छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है ये। छोटा हो या बड़ा हो, ये तो हर किसी के साथ सिर्फ बदतमीजी से ही बात करता है। अरे आज तो इसने एक लड़के को बहुत मारा। अब तू ही बता, ऐसे कोई करता है क्या। अरे रमेश, क्या तू भी भूल मत, ये मेरा बेटा है, गगन सिंह चौधरी का। और वैसे भी ये लड़का है, तो शैतानी ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। नहीं गगन, अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालकर उसे बढ़ावा मत दे। जो गलत है सो गलत है। अबे हाँ हाँ, समझ गया मैं। अब तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। चलता बन यहाँ से। अरे सुना नहीं क्या तूने। चल निकल, बड़ा आया पूरे मोहल्ले का मालिक बनने वाला। अगर परिवार ही ऐसा हो तो बेटा तो बिगड़ेल ही बनेगा ना।
इन लोगों से तो बात करना ही बेकार है। पापा, मैं कल से बाहर खेलने ही नहीं जाऊंगा। आज मेरी कोई गलती नहीं थी। वो लड़का तो खुद ही मुझसे लड़ने लगा और वो मुझे मारने की कोशिश भी कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे मारा। अरे तू चिंता मत कर बेटा, तूने जो भी किया बिल्कुल सही किया। और उन लोगों के कारण तू बाहर खेलना बंद क्यों करेगा? पागल है क्या? और नहीं तो क्या, उल्टा ऐसे लोगों के तो नाक में और दम करना चाहिए। उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें डराना चाहिए। ठीक है दादी, अब से मैं यही करूंगा। शाबाश। अगर तुझे कोई कुछ कहे तो मुझे आकर कहा कर। फिर हम दोनों दादी और पोता मिलकर सारे लोगों की अच्छे से क्लास लेंगे। अच्छा चलो, सारा खाना तैयार हो चुका है, हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं परोस देती हूँ। ये देखकर परिधि और कोयल हैरान रह जाती है। फिर अगले दिन, अरे माँ, कल रोहित ने कितनी बड़ी गलती की, फिर भी उसे पापा और दादी ने माफ कर दिया, जबकि उन्हें उसे समझाना चाहिए था कि ऐसे किसी को भी मारना सही नहीं होता। हाँ माँ, जब हम दोनों कल मोहल्ले में गए थे तब सारे बच्चे यही कह रहे थे कि सारी गलती हमारी रोहित की ही है। वही सबको लड़ाई करने के लिए उकसाता है। माना कि एक बच्चा झूठ बोल सकता है, लेकिन सारे बच्चे झूठ कहे ऐसा हो ही नहीं सकता माँ। वो जो भी हो, इस मोहल्ले के बच्चे भी कोई कम शैतान नहीं है। रोहित की नई साइकिल देखकर सबके सब चलने लगे हैं और इसीलिए सब उसे टारगेट कर रहे होंगे। अरे तुम दोनों को तो अपने भाई के लिए लड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम दोनों तो मेरे ही बेटे को गलत बता रही हो। ऐसा नहीं है माँ। अब भाई है तो क्या हुआ, आपने ही हमें बचपन से सिखाया है ना कि हमें हमेशा सही का साथ देना चाहिए, ना कि गलत का। और अब आप ही ये बात कह रही हो। हाँ, मैं ही कह रही हूँ। माना कि इसमें गलती रोहित की भी है, लेकिन मोहल्ले वाले बच्चे भी कोई कम नहीं है। अरे तुम दोनों ने तो उसे अपना दुश्मन ही बना लिया है, जरा भी उसके लिए अच्छा नहीं सोचती। देखो, अगर तुम दोनों ने आइंदा से रोहित के बारे में ऐसा कुछ भी कहा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करने वाली। इस तरह सुजाता उन दोनों को सुनाकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन जब कोयल सुजाता के कमरे में जाती है, तभी वो वहां पर रोहित को पैसे चुराते हुए देखती है। ये क्या है रोहित, तू माँ की पर्स में से पैसे चुरा रहा है? अरे शर्म नहीं आती क्या तुझे? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हो दीदी? रुक तू, मैं अभी माँ को बुलाती हूँ। माँ, यहाँ पर आओ। तभी सुजाता वहां पर आती है। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही है इतना? देखो ना माँ, मैं आपके कमरे में खोई हुई बुक ढूंढने आया था, तो कोयल दीदी कह रही है कि मैं यहाँ आपकी पर्स से पैसे चुराने आया हूँ। क्या? नहीं माँ, ये सरासर झूठ बोल रहा है। आपकी कसम माँ, ये अभी आपकी पर्स में से 500 रुपए चुरा रहा था, इसलिए मैंने आपको आवाज लगाई, लेकिन तभी इसने पर्स में वापस उसे रख दिया। मुझे तो इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे माँ, चोर कहीं का। बस कर कोयल, अरे कितना सुनाएगी इसे, हद होती है। अरे तुम दोनों तो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो। लेकिन माँ, कहा ना बस कर, कुछ नहीं सुनना मुझे, दफा हो जा यहाँ से, नालायक कहीं की। अब कोयल रोते रोते वहां से चली जाती है और वो ये सारी बातें परिधि को बताती है। रो मत कोयल, जाने दे। जब एक दिन रोहित बहुत बड़ी गलती करेगा तभी सबकी अकल ठिकाने पर आएगी। अगर हम अभी कुछ भी कहने जाए तो सब हमें ही बोलते हैं, इसीलिए तू शांत हो जा। तुझे पता है परी, वो इतना छोटा है, लेकिन फिर भी माँ के पर्स से वो 500 रुपए चुरा रहा था। जाने देना, अब पता नहीं क्या क्या करता रहता है वो। और तू चिंता मत कर, और आज के बाद हम उससे बातचीत कम ही कर देंगे। अरे वो लड़का तो बात करने के भी लायक नहीं है। सच में परी, वो बहुत नालायक है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना बिगड़ जाएगा। फिर एक दिन परिधि
जब रोहित के कमरे से गुजर रही होती है। तभी, पर ये क्या? ये रोहित चिट्स बनाकर क्या कर रहा है? हे भगवान, ये तो कॉपीज बना रहा है। इसने मेरी बहन को रुलाया है। तो अब मैं भी सबको यहाँ पर बुलाऊंगी और इसे रंगे हाथ पकड़वाऊंगी। माँ पापा भी तो देखे कि उनका लड़का क्या गुल खिला रहा है। अरे लेकिन अचानक से तू यहाँ पर सामान लेकर कैसे आ गई? तेरे घर पे सब ठीक तो है ना? अरे हाँ बाबा, सब कुछ ठीक है। वो मेरे घर वाले बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, इसीलिए मैंने ये सोचा अकेले रहने से अच्छा मैं यहीं पर आप लोगों के साथ रह लूं और उसी बहाने तेरा साथ भी मिल जाएगा मुझे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ बाबा। अरे कोई बात नहीं बेटा, आ जा। और अच्छा ही किया जो तू यहाँ पर चली आई, क्योंकि आजकल अकेला रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। हाँ आंटी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अब मुझे घर में ज्यादा बोर नहीं होगा। भाभी तो अपने कामों में ही उलझी रहती है, इसीलिए वो मुझे ठीक से समय ही नहीं दे पाती। लेकिन तुम्हारे साथ बहुत मजा आता है और अब जब तुम यहाँ पर आ गई हो तब हम दोनों मिलकर खूब मजे करेंगे। चलो हम दोनों साथ में फिल्म देखते हैं। अरे क्या तू भी महक बेटा, वो बेचारी अभी अभी आई है और तू उसे अपने साथ टाइम पास करने लगा रही है। जरा शांत बैठ। और प्रिया बहू, जा बेटा, जाकर अंजलि के लिए नाश्ता बना दे। अरे नहीं प्रिया, तू मेरे लिए कोई दिक्कत मत ले, मैं खुद अपने लिए बना दूंगी, लेकिन बाद में। और अभी के लिए तू मेरे साथ आकर बैठ। ठीक है अंजलि। फिर अगली सुबह प्रिया के उठने से पहले ही अंजलि उठ जाती है और वो पूजा करते हुए आरती गाती है। अरे वाह अंजलि बेटा, क्या बात है, इतनी सुंदर आरती गाई तूने। हाँ अंजलि बेटा, तुम्हारी आवाज तो बहुत मधुर है। वैसे बहू तो रोज ही आरती करती है, लेकिन आज तुम्हारी आरती सुनकर मानो मन एकदम प्रसन्न हो गया है। बहुत खूब बेटा। शुक्रिया अंकल आंटी। अरे अंजलि, आज से पहले तो मैंने कभी तुझे आरती गाते हुए देखा भी नहीं है, तो फिर आज अचानक से तूने कैसे गा लिया? बस यूं ही प्रिया, मन किया तो आरती कर दी। वैसे भी मैंने किया या फिर तूने किया, एक ही बात है ना। हाँ अंजलि, वो तो है। और अच्छा ही किया जो तूने आरती कर दी। अब अंजलि को प्रिया के ससुराल में उसके जैसे बनकर काम करना और सबका दिल जीतना अच्छा लगने लगता है। फिर एक दिन, अरे प्रिया, वंदना आंटी का फोन आया था। शायद उन्हें कुछ तुझसे काम होगा, एक बार उन्हें कॉल करके देख ले। ऐसा है क्या? अरे लेकिन मुझे तो उनका कोई फोन ही नहीं आया। अरे शायद तेरा फोन नहीं लग रहा होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। अच्छा। फिर प्रिया अपनी माँ को कॉल करती है, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाती। अरे अंजलि, मैंने माँ को 2 बार कॉल किया, लेकिन वो है कि फोन ही नहीं उठा रही। अब मैं क्या करूं? अरे लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होता प्रिया, क्योंकि आंटी हर बार तेरा फोन उठा लेती है। हाँ ना यार, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। तू एक काम कर, घर जाकर देख ले कि आखिर बात क्या है। ना जाने क्यों, लेकिन मेरा जी बड़ा घबरा रहा है। लेकिन अंजलि। अरे क्या लेकिन लगा के बैठी है तू, कितनी पागल लड़की है। जा और जाकर देख ले कि घर पे सब ठीक है कि नहीं। ठीक है अंजलि, मैं एक बार घर होकर आती हूँ, क्योंकि तुम्हारे कहने से मेरा जी भी बहुत घबरा रहा है। फिर अंजलि के कहने पर प्रिया अपने मायके चली जाती है। मैंने तो जानबूझकर प्रिया को उसके मायके भेज दिया, ताकि अब मैं धर्मेंद्र अंकल को हॉस्पिटल लेकर जाऊं। मुझे तो पहले से ही पता था कि आज उनके डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। फिर धर्मेंद्र हॉस्पिटल जाने के लिए प्रिया को आवाज लगाने लगता है। बहू, अरे प्रिया बहू, कहाँ रह गई तुम? हमें आज हॉस्पिटल जाना है। याद तो है ना तुम्हें कि आज मेरी अपॉइंटमेंट है? तभी वहां पर अंजलि आती है। अरे अंकल जी, वो प्रिया तो अपने मायके चली गई है, कुछ काम है क्या आपको? क्या? मायके चली गई? लेकिन क्यों बेटा? ऐसे ही गई है वो, कोई वजह नहीं बताई। बहू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अरे आज मेरी अपॉइंटमेंट है,
और वो बिना बताए अपने मायके चली गई। आखिर ये क्या बर्ताव है? अरे बाप रे, आज आपकी अपॉइंटमेंट है? ठीक है अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम इतनी दिक्कत क्यों ले रही हो? ओफो अंकल, अब इसमें कैसी दिक्कत? आप तो मेरे पिता के समान हो, इसलिए कह रही हूँ कि हम दोनों साथ चलते हैं। और आपकी फाइल दीजिए मुझे, तब तक मैं कैब बुक कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, एंड थैंक यू सो मच। तुम सच में बहुत अच्छी हो। थैंक यू अंकल। फिर अंजलि धर्मेंद्र को हॉस्पिटल लेकर जाती है और शाम में जब प्रिया वापस ससुराल आती है तभी, अरे प्रिया बहू, तुम्हें मैंने पहले ही कहा था ना कि जब मैं अपनी सहेली के घर जाऊंगी तब तुम अपने पापा जी को लेकर हॉस्पिटल जाना। तो फिर तुम बिना बताए अपने मायके कैसे चली गई? आखिर तूने ऐसा क्यों किया? और वो तो अच्छा है कि घर में अंजलि थी, वरना आज धर्मेंद्र जी हॉस्पिटल ही नहीं जा पाते और फिर अगले अपॉइंटमेंट की राह देखनी पड़ती। अरे माँ जी, मैं वहां पर जानबूझकर नहीं गई थी। मुझे माँ का फोन आया था और जब मैंने उसे वापस फोन किया तब वो फोन ही नहीं उठा रही थी, इसलिए मुझे घबराहट होने लगी और मैं उससे मिलने चली गई। लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि घर पे सब कुछ ठीक है। लेकिन प्रिया, जब तुझे पता था तो तू रुक जाती ना, अंकल की अपॉइंटमेंट ज्यादा जरूरी थी ना। लेकिन अंजलि, तू ऐसे कैसे बोल सकती है? अब जाने दो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना और अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाना बहू। जी माँ जी, समझ गई मैं। फिर रात में वैसे तो हर रोज प्रिया सागर को कॉफी देती है, लेकिन उस दिन प्रिया से पहले अंजलि ही सागर को कॉफी दे देती है और वो उससे बातें करने लग जाती है। और बताओ सागर, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? अच्छा था अंजलि, बस थोड़ा सा हेक्टिक था, पर नो प्रॉब्लम। तुम बताओ। मेरा तो आज का दिन एकदम बढ़िया था। उन दोनों को बातचीत करते हुए प्रिया देख लेती है 10 मिनट से 40 मिनट हो जाते हैं, पर अंजलि वहां से उठकर जाने का नाम ही नहीं लेती। ये अंजलि तो कितनी देर से बात कर रही है, लेकिन अभी तक इसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही और ये सागर भी नहीं उठ रहा। सच में दिन ब दिन इस अंजलि का कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है। इस तरह से अंजलि का ज्यादा ही प्रिया के ससुराल में घुसना प्रिया को अब काफी खटकने लगता है। फिर एक रात जब प्रिया पानी पीने उठती है तभी वो देखती है कि अंजलि और महक दोनों बाहर से आ रही है। अरे अंजलि, महक, तुम दोनों यहाँ पर? इतनी रात गए कहाँ पर गए थे दोनों? अरे भाभी, हम दोनों तो बाहर वॉक करने गए थे, फिर लगे हाथ आइसक्रीम भी खाकर आ गए हैं। हमें तो बहुत मजा आया, आज का मौसम भी काफी अच्छा है। हाँ प्रिया, हमने तो बहुत मजे किए और काफी फोटोज भी खींच ली। वाह जी वाह। अरे अंजलि, तुम मेरी सहेली है या इस महक की? मुझे अकेले छोड़कर तुम मेरी ही ननद से दोस्ती करने लगी है। अब ये क्या बात हुई भला? अरे यार, मैंने तो ये सोचा कि सागर ऑफिस से आया है तो तू उसके साथ वक्त बिता रही होगी, इसीलिए मैंने तुझे पूछना जरूरी ही नहीं समझा। माफ करना यार, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम सब साथ में ही चलेंगे। कोई बात नहीं, अगली बार से मुझे भी लेकर चलना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ठीक है बाबा, याद रहेगा। फिर एक दिन जब घर में पूजा होती है तभी, ये लो बहू, ये नारियल जाकर घर के पूजा घर में रख दो, उसके बाद दीप प्रज्वलित कर देना। ठीक है पंडित जी। ओफो अंजलि, पंडित जी ने बहू को कहा है और तुम इस घर की बहू थोड़ी ना हो। अरे पर ला, दे मुझे। ठीक है प्रिया, ये ले। फिर प्रिया अंजलि के हाथ से वह नारियल लेकर पूजा घर में रख देती है और वहां पर दिया प्रज्वलित करती है। फिर बाद में, अरे प्रिया, शायद अंजलि का मूड थोड़ा सा ऑफ हो चुका था। तुमने उससे वो नारियल ले लिया ना, उसके कारण उसे बुरा लग गया होगा शायद। अरे बुरा लगा है तो लगने दो, अब मैं भी क्या करूं सागर? पंडित जी ने साफ साफ कहा था कि बहू नारियल रखेगी,
लेकिन उसने उसके बावजूद भी वो नारियल ले लिया। अरे वो यहाँ पर रहते हुए ये कैसे बोल सकती है कि वो इस घर की बहू नहीं है, बल्कि मेरी सहेली है। अंजलि थोड़ी देर के लिए तो चुप रहती है, फिर बाद में वो वापस से ठीक हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद अंजलि के घर वाले वापस आने पर वो अपने घर चली जाती है। अरे प्रिया भाभी, ये पराठे इतने फीके फीके से क्यों लग रहे हैं और इनमें वो स्वाद नहीं है जो अंजलि के पराठों में होते थे। देखो महक, इतना भी ज्यादा नमक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और अंजलि पराठों में हद से ज्यादा नमक डालती थी और तुम नमक की सबसे बड़ी शौकीन हो। माँ जी, अब आप ही समझाइए इसे। हाँ महक बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। अरे खाने के पदार्थ में नमक मत डाला कर, तुझे अभी तो बहुत मजा आएगा, लेकिन बाद में तेरी तबीयत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है माँ, लेकिन कुछ भी बोलो, जब अंजलि इस घर में होती थी तब घर में अलग ही रौनक होती थी। ये महक तो एक नंबर की पागल है। अंजलि तो अपने घर चली गई है, लेकिन इसकी जुबान पर हर वक्त बस उसी का नाम होता है। उसका नाम सुन सुन के तो मैं पक गई हूँ। प्रिया के ससुराल से जाने के बाद भी अंजलि अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। फिर एक रात जब प्रिया सागर का फोन चेक कर रही होती है, तभी अरे ये क्या है सागर, अंजलि के इतने कॉल्स, वो भला तुम्हें इतना कॉल क्यों करती है? अरे यार प्रिया, अब मैं भी क्या करूं, मैं भी उससे बहुत परेशान हो चुका हूँ। वो कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है मेरे। मैं मीटिंग में रहूं या किसी और काम में, लेकिन वो तो मुझे कॉल कर करके मेरा दिमाग खाती रहती है। हे भगवान, किसी की जिंदगी में घुसकर दखल अंदाजी करने की भी हद होती है। कितनी बेवकूफ लड़की है ये। देखो प्रिया, वो तुम्हारी पक्की और इकलौती सहेली है, इसीलिए मैं उसे इज्जत देता हूँ और उसके ये सारे नखरे भी सहन करता हूँ। लेकिन अगर उसकी जगह पर कोई और होता तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। देखो सागर, तुम्हें अब से उसका फोन कॉल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे उस नालायक को तो कुछ अकल ही नहीं है कि सामने वाला जॉब पर है, काम में हो सकता है, लेकिन उसे तो बस अपनी मन की ही करनी होती है। ठीक है प्रिया, जैसा तुम कहो, लेकिन एक बात है, इतने लोग देखे हैं मैंने जिंदगी में, लेकिन अंजलि अलग ही है। तुम्हारी शादी होने के बाद भी वो तुम्हारे ससुराल में आकर ऐसे जताती है जैसे मानो ये उसी का ससुराल है। हाँ सागर, तुमने बिल्कुल सही कहा, और उसके नाटक तो और ज्यादा ही बढ़ने लगे हैं। लेकिन अब बस, बहुत हुआ, मैं उसे यहाँ आने से सीधे मना कर दूंगी। फिर ऐसे ही एक रोज जब घर पर सविता का भाई और भाभी आते हैं, तभी प्रिया बाहर गई होती है और उसी दौरान अंजलि वहां पर आती है। अरे सविता आंटी, आप यहाँ पर रसोई में काम क्यों कर रही हो? क्या हुआ है? और ये मेहमान कौन है? अरे अंजलि, ये मेरे भाई और भाभी है। बहू तो घर पर है ही नहीं ना, इसीलिए सारा नाश्ता मुझे ही बनाना पड़ रहा है। अरे रे रे रे, ये प्रिया भी ना, सच में जब भी उसकी जरूरत होती है तभी वो घर पर नहीं रहती। वही तो। लेकिन कोई बात नहीं आंटी, आप हॉल में जाकर उनसे बातचीत कीजिए, तब तक मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। आप जाइए। ठीक है अंजलि बेटा, और धन्यवाद। फिर अंजलि जल्दी से नाश्ता बना देती है और सही समय पर मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी भी करती है, और वो लोग भी वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। फिर प्रिया के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें पता चलती है। क्या मामा जी और मामी जी आए थे? तो फिर वो दोनों रुके क्यों नहीं? अरे 2 घंटे बाद उनकी ट्रेन है ना, इसीलिए वो चले गए। यहाँ से स्टेशन तक पहुँचने में उन्हें 1 घंटा लगेगा। लेकिन बहू, तू बिन बताए कहाँ पर चली गई थी? आज अगर यहाँ पर अंजलि नहीं होती तो ना जाने में सब कुछ कैसे संभाल पाती। भैया और भाभी को तो बहुत भूख लगी थी, फिर अंजलि ने ही फटाफट नाश्ता बना दिया। अरे बाप रे, माफ कीजिए माँ जी, मैं वो पड़ोस वाली शीना के साथ शादी की खरीदारी करने गई थी। उसे मेरी चॉइस बहुत पसंद है ना, इसीलिए वो अपने साथ मुझे भी लेकर चली गई, और मेरा फोन तो बैग में था ना,
इसीलिए मेरा ध्यान ही नहीं गया। अब ये क्या भला बात हुई प्रिया? अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दे, ना कि बाहर की कामों में। वो तो अच्छा है कि मैं तेरी सहेली हूँ। क्यों सविता आंटी? हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। अंजलि के इस बर्ताव के कारण प्रिया को बहुत गुस्सा आता है। इस अंजलि का तो कुछ करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे ये भूलती जा रही है कि ये कौन है, इसीलिए इसे इसकी जगह दिखानी ही पड़ेगी। सहेली है तो सहेली ही बनाकर रखूंगी। मैं ही बेवकूफ थी जो एक सहेली को घर का सदस्य बना बैठी। लेकिन आज मेरी उन्हीं गलतियों के कारण ये सब हो रहा है। पर अब और नहीं, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है।